स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का हम चौथा एपिसोड कर रहे हैं और आज हमें कांच के एक आयताकार स्लैब से अपवर्तन को देखना है। एक अगर शीशा कांच का एक आयताकार इतना बड़ा तख्ता हो और उससे प्रकाश गुजरे तो वहाँ से कैसे अपवर्तन होता है उसी को देखना है। और उसको देखने से अंत में हमें समझना क्या है, अंत में आपको समझना है पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन अगर केवल रट्टा मारना हो तो 1 से 2 लाइन का डेफिनेशन है, हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन हमें केवल रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना भी है कि पार्श्विक विस्थापन आखिर होता क्या है। इतना मोटा कांच का एक स्लैब, जैसे आप हमारे हाथ में बुक देख रहे हैं ना, ठीक इतनी मोटाई की अगर एक कांच का स्लैब रख दिया जाए कहीं पे, प्रकाश ऊपर से आ रही है तो उस कांच के अंदर जाएगी, फिर उसको पार करके बाहर निकल जाएगी। ये स्लैब आपके सामने है, तो इस स्लैब के ऊपर भी हवा है, इस स्लैब के नीचे भी हवा है और ये कांच है। हवा से जब कांच में एंट्री करेगी तब प्रकाश हवा से कांच में जाएगी, अर्थात कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। फिर जब उसको निकलना होगा तो कांच से हवा में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करेगी। इन दोनों जगहों पे क्या परिवर्तन होते हैं उस पर हमें ध्यान देना। एक किरण यहां से आ रही है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं ए से बी पर आ गए। सामने जो खड़ा है वो अविलंब है, आपको पहले बताया जा चुका है। अविलंब के पास जब आती है ये किरण तो कांच में अगर जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए, डॉट डॉट लाइन जा रहा है, लेकिन इससे नहीं जा रही। जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर तब जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ ऐसे न आकर के थोड़ी सी किरण हमारी मुड़ जाएगी अविलंब की ओर और ऐसे में जाकर थोड़ा सा दब के ऐसे आ गई, आते 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 फिर कांच की सतह पे आ गई। अब इसको कांच से निकलना है, कांच से निकलना है तो अभिलंब से दूर भागेगी, क्योंकि कांच है सघन, हवा है विरल। यहाँ भी हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब को खींच लेते हैं। इसको जाना था ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे? ऐसे, थोड़ी सी दूर भागेगी। इस किरण को आना है, जाना था ऐसे, लेकिन थोड़ी सी विलंब से दूर भाग गई, क्योंकि सघन से विरल की ओर ये गमन कर रही है। और एक काम और हम लोग को करना है थोड़ा सा समझने के लिए। अगर इस लाइन को ऐसे खींचा जाए और इस लाइन को जो ये मुड़ा हुआ है इसको पीछे खींचा जाए, तो एक चीज आपको दिखाई देगा कि ये दोनों लाइन, ये जो आने वाली थी लाइन वो और जो बाहर निकली है, कांच में एंट्री करने वाली लाइन और कांच से निकलने वाली लाइन, दोनों सीधे सामने सामने जा रही कि नहीं जा रही? बराबर पूरी से एकदम निकल रही, देख रहे हैं। तो कांच में एंट्री करने वाली किरण और कांच से अंत में निकलने वाली किरण, ये निकलने वाली ये आने वाली वो वहां से आई, फिर इसमें एंट्री की, फिर यहां से निकल गई। तो आने वाले के समय उस समय किरण को आगे बढ़ा दिया सीधे और निकलने वाली किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? सीधे सामने सामने समानांतर आ रही है, समानांतर जा रही है, समानांतर इसमें दिख रहा है। तो जो ये समानांतर जाती है आके, इसके बीच की जो बराबर दूरियां होती है ना, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। डेफिनेशन अगर लिखाया जाए आपको तो इसका डेफिनेशन ऐसे बोला जाएगा कि कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण और आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबित दूरी, ये आपतित है, ये अपवर्तित है, और जो निकल जाती है उसको हम निर्गत कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे हम कि कांच के स्लैब में आने वाली आपतित किरण और अपवर्तन के बाद कांच के स्लैब से फिर से निकल जाने वाली निर्गत किरण के मूल पथ को, अगर इसका रास्ता देखा जाए तो यही रास्ता है ना, इसका रास्ता देखा जाए तो ये रास्ता है,
तो इन दोनों के मूल पथ के बीच की जो लंबी दूरी होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। डेफिनेशन के लिए आपको एक पेज भी आपको भेज दूंगा। और इसमें पार्श्विक विस्थापन को जब समझना होता है तो कैसे समझा जाता है, उसको हम समझेंगे कि समानांतर क्यों हुई, समानांतर क्यों हुई। इसको समझने के लिए इसी को हमें सिद्ध करना होता है, कांच के आयताकार स्लैब से जब अपवर्तन होता है तो क्या क्या होता है। यहां भी एक कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहेंगे, आई, और यहां पे जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण होगा आर। दूसरी चीज, यहां से जो किरणें निकल रही है ना, यहां पे जो कोण बनता है उसको हम थोड़ा अलग नाम से ई लिखते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, निर्गत कोण। और यहाँ पे जो एंट्री कर रही है तो इसको आई लिखेंगे तो इसके से बराबर हो जाएगा। इसको I1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, और इसको हम R2 मान लेते हैं। आने वाले किरण के पास बनने वाली कोण को आपतन कोण कहते हैं, निकलने वाले किरण के पास के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, और यहाँ पे अपवर्तन कोण होता है। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे समानांतर कैसे हो। दो जगह अपवर्तन हो रहा है, एक पॉइंट बी पर, यहाँ पे नाम अपने से लिख देते हैं सी, और यहाँ पे लिख देते हैं किरण ए से आई है बी पर, बी से आई है सी पर, सी से आई है बी पर। अपवर्तन आपसे पूछा जाए कि कितने जगहों पे हुआ, तो दो जगह पे हुआ। जब किरण हमारी हवा से कांच में एंट्री कर रही थी वहां, और जब किरण कांच के स्लैब से बाहर निकल रही थी वहां। जब वहां पे हुआ ना, अपवर्तन का साइन यही म्यू होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। अपवर्तनांक निकालना होगा हमें, तो अपवर्तनांक अगर यहां पूछा जाए बिंदु बी पर का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो बी पर का अपवर्तनांक होगा, वहां पे अपवर्तनांक आपको निकालना है ग्लास का हवा की अपेक्षा, ग्लास का हवा की अपेक्षा, क्योंकि जिसमें आती है उसका अपवर्तनांक निकाला जाता है जिससे आती है उसकी अपेक्षा। क्योंकि एयर से चली है ग्लास में गई, तो ग्लास में जाने पर अपवर्तनांक निकाल रहा है, तो ग्लास का निकाल रहे हैं हवा की अपेक्षा। तो कैसे निकलेगा, आपतन कोण कीजिएगा, आपतन कोण यहाँ है I1, इसका जया निकालेंगे तो हो जाएगा साइन। अपवर्तन कोण है R1, इसका जया निकाल देंगे तो हो जाएगा साइन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं। बिंदु सी पर आते हैं। बिंदु सी पर अपवर्तनांक, अगर यहां पे अपवर्तनांक पूछा जाए ना, यहां पे अपवर्तनांक किसका निकलेगा, हवा में जा रही है तो हवा का अपवर्तनांक निकाल लेंगे ग्लास की अपेक्षा। हवा का अपवर्तनांक ग्लास की अपेक्षा कैसे निकलेगा, आपतन कोण कीजिए। तो यहाँ पे आपतन कोण का नाम क्या डाले हैं, R2, नाम कुछ भी हो सकता है, R2 का साइन, और निकलने वाले कोण का नाम है E, तो E का साइन। इक्वेशन नंबर हो गया। अब इक्वेशन नहीं मानते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसको एयर का अपवर्तनांक ग्लास की अपेक्षा निकालना होता है, इसी को उल्टा करना हो, अगर G यहां चला जाए, A यहां चला जाए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। साइन E ऊपर चला जाएगा और साइन R2 नीचे चला आएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको ऐसा क्यों करना पड़ा कि इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएगा, उससे फायदा यही होगा। देखिए म्यू Ga बराबर हो गया ग्लास का अपवर्तनांक एयर की अपेक्षा, ग्लास का अपवर्तनांक एयर की अपेक्षा, यानी कांच का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, कांच का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा। जब दोनों समीकरण का LHS बराबर हो गया तो गारंटी के साथ इसका RHS बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक बार फिर रिकॉल करते हैं पीछे से, कांच के स्लैब से अपवर्तन को हम समझ रहे हैं। जब इसको सिद्ध करना होता है तो बहुत सारी कहानियां लिखी जाती है कि एक किरण AB है,
जो कांच के स्लैब और हवा के सतह B पर आती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और वो किरण बन जाती है BC किरण जब आगे बढ़ती है तो C बिंदु से वो निकलती है, तो C बिंदु पर अभिलंब से दूर भाग जाती है, जो निर्गत किरण हो जाती है C। आपतन कोण I1, आपतन कोण का नाम भी लिखेंगे हम, अपवर्तन कोण R1, यहाँ पे आपतन कोण R2 और यहाँ पे अपवर्तन कोण E। सबको लिखना होता है। आप जो आज वीडियो के साथ साथ एक बुक का पेज भी भेजेंगे, आप चाहेंगे तो उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे केवल समझिए हो क्या रहा है। समीकरण 1 और 2 पे हम देख रहे हैं कि जब LHS बराबर हो गया तो गारंटी के साथ RHS बराबर भी हो जाएगा। तो साइन I1 बाई साइन R2, इसका LHS एक तरफ और ये बराबर हो जाएगा साइन E साइन R2। ये इक्वेशन नंबर इसको हम 3 मान लेते हैं। एक चीज हमें और समझना है, आप 9th क्लास में पढ़े थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। यहां पे और यहां का कोण एकांतर कहलाएगा। 9th की बात है, ये समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा हमें। 9th में पढ़ाया गया है यही, और ये एकांतर कोण कहलाएगा। दो समांतर रेखा को तिरछी रेखा काटेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दो कोण बन रहे, देखिए दोनों समांतर रेखाएं अभिलंब के रूप में, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, तो ये भी तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों अभिलंब समानांतर है। ना पे डायरेक्ट कोण ये बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो यहाँ पे दोनों कोण बराबर हो जाएंगे R1 और R2। लिख सकते हैं कि चूंकि R1 बराबर R2, एंगल का साइन लगा देंगे कि एंगल R1 बराबर R2 किस नियम से, किस पावर से, तो एकांतर अंतःकोण से। जब कोण बराबर हो गया तो इसका साइन भी बराबर होगा, R1 का साइन और R2 का साइन। ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे 4। इक्वेशन नंबर 4 मान लिए, और यहां पे इक्वेशन नंबर देख रहे हैं 3 नंबर में। यहां पे क्या दिखा रहा है, ये जब दोनों बराबर हो गए, साइन R1 साइन R2 आपस में बराबर हो गया, तो समीकरण यहां पे लिखेंगे 3 और 4 से। 3 में ये दिखा रहा है कि साइन I बाई साइन R1 साइन E बराबर साइन R2, और यहां पे दिखा रहा है कि साइन R1 साइन R2, तो ये नीचे वाला साइन R1 साइन R2 बराबर हो गया। जब नीचे वाला बराबर हो गया तो गारंटी के साथ ऊपर वाले बराबर होगा, हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि साइन I बराबर साइन E लिखा जा सकता है। जब इसका साइन बराबर हो गया तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल I बराबर एंगल E। और जब ये कोण बराबर हो जा रहे हैं तो वहां पे कोण बन रहा है I और यहां पे बन रहा है E, और ये दोनों समानांतर हैं। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो गारंटी के साथ ये दोनों रेखाएं भी समानांतर हो जाएंगी हमारी। ये दोनों कोण बराबर होने के साथ ही शुरुआती किरण जो AB था, पूरा का पूरा AB और अंतिम किरण CD, ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे। AB पैरेलल CD, और समानांतर जब हो जाएंगे तो इसी के बीच की दूरी को हम 5 से स्थापित करते हैं। कांच के स्लैब से अपवर्तन कैसे हुआ, ये हल्का फुल्का आपको समझाया गया था बस समझने के लिए। इसके साथ साथ एक पेज का, एक बुक के पेज का फोटो भी जाएगा आपके ग्रुप में। आपको ये समझ में आया या नहीं आया आप हमें बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो अगले दिन फिर इसी को रिपीट किया जाएगा। थोड़े से बुक का हेल्प लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आपको मैं तुरंत पूछ लूँ, लाइव क्लास भी नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको समझ में नहीं आया ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप से बता सकते हैं। बताने से फायदा होगा कि अगले दिन एक बार और इसको समझा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखा जाए।